चलिए बच्चों, बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई की। बहुत ही सिंपल सी चीज। टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने गुड्स सेल किए मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी ने ऑर्डर दिया सपोज 1 अगस्त को, मिस्टर ए ने गुड्स जो है वो 2 अगस्त तक तैयार कर दिए, 3 अगस्त को इनवॉइस बना दिया, ठीक है, और उसके बाद 4 अगस्त को गुड्स भेज दिए। उसके बाद मिस्टर बी ने पेमेंट कर दी मिस्टर ए को ऑन 10th ऑफ अगस्त। अब हमें ये तो पता है बच्चे कि कहीं ना कहीं मिस्टर ए ने सप्लाई किया है मिस्टर बी को। नाउ द इशू अराइजेस कि एज पर CGST एक्ट हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या माने? वो सप्लाई 1 अगस्त को हुई, 2 अगस्त को हुई, 3 अगस्त को हुई, 4 अगस्त को हुई या 10 अगस्त को हुई। 1 अगस्त भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 5 भी। क्योंकि जो आप टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे, माना जाएगा कि उसी दिन सप्लाई हुई है और उसी दिन GST चार्ज किया गया। तो उसी से रिलेटेड प्रोविजन आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ने। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई इज डीम्ड टू हैव बीन मेड, फिक्सेस द पॉइंट व्हेन द लायबिलिटी टू चार्ज GST अराइजेस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है 1 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उसका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए। ये सेक्शन 31 में गिवन है, सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। बड़े ध्यान से देखिए, टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स है, ये सिर्फ इसमें भी सर्विसेज नहीं है, ये बात ध्यान रखें। तो देखिए, अगर कोई सप्लायर ऑफ गुड्स है तो उसे इनवॉइस कब तक इशू करना है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई। मतलब जब वो गुड्स अपने पास से डिस्पैच कर रहे हैं उससे पहले या उस समय उसको जो है इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ये कौन से गुड्स की बात हो रही है? जिसमें मूवमेंट ऑफ गुड्स है, या मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। ये क्या है सर? बड़ा सिंपल सा बताता हूं। सपोज कोई ऐसे गुड्स हैं जिसके अंदर उनका मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं होना, लाइक कोई गुड आपके घर पर ही आके तैयार किया जाएगा या आपकी फैक्ट्री साइट पर ही आके तैयार किया जाएगा, तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट, मतलब जब वो रिसिपिएंट के लिए पूरे के पूरे अवेलेबल हो जाएगा उस समय। तो सिंपल सी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि सप्लायर ऑफ गुड्स जो है वो इनवॉइस कब तक इशू कर देगा? बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई और मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रिसिपिएंट, जो भी दोनों में। रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई कब होगा? जब गुड्स में मूवमेंट होनी है, मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। और अदर केस जिसमें गुड्स की मूवमेंट नहीं होनी, तो जब वो रिसिपिएंट के पास अवेलेबल हो जाएंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, जहां पर एक लगातार 12 महीने जो गुड्स सप्लाई किए जाते हैं। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट इज इशूड, मतलब कि इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए कब तक? या तो एट द टाइम ऑफ उसी समय या उससे पहले। कब? जब आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या सक्सेसिव पेमेंट जो है रिसिपिएंट इशू करता है, मतलब रिसिपिएंट जब पेमेंट देता है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स उसको दी जाती है। समझ में आई बात? सो वट एवर इज देयर, जो भी दोनों में से अर्लियर होगा वो लेना। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज एक कैंटीन है, उस कैंटीन को रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स जाती है बाय मिस्टर ए। कैंटीन को भी तो प्रोडक्ट चाहिए और वो हर 15 दिन पे अपना अकाउंट सेटल करते हैं। तो हर 15 डे पे जब जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो अपनी पूरा इनवॉइस बना के भेजता है वो, या हो सकता है कि जब वो कैंटीन वाला पर्सन पेमेंट करता हो सप्लायर को, जो रिसिपिएंट है वो पेमेंट करता हो सप्लायर को, तो विच एवर इज अर्लियर वो मान लिया जाएगा कि आपका टाइम लिमिट है फॉर द इशुएंस ऑफ इनवॉइस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस।
तो इस केस के अंदर टाइम लिमिट क्या है इनवॉइस इशू करने की? गुड्स आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक प्लेस। यही होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में कि आप किसी को गुड्स भेज देते हो उसके अप्रूवल के लिए कि भैया अगर आपको पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो मत रखना। तो इसीलिए ये लिखा है गुड्स आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई, अभी सेल नहीं हुई है। तो इस केस में क्या है डेट है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, कि जब उसने अपना अप्रूवल दे दिया या तो उस समय या उससे पहले, या 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं हो सकता, विच एवर इज अर्लियर। तो इन ऑल द 3 केसेस देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, जो कि आपको एक सिंपल से टेबल से बताने की कोशिश की है। अगर वो सप्लायर ऑफ गुड्स है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर सप्लाई, अगर उसमें मूवमेंट है, और अगर कोई अदर केस है तो मेकिंग अवेलेबल देयर ऑफ टू द रेसिपिएंट। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, या सक्सेसिव पेमेंट इज इशूड। वैसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ही होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। गुड्स ऑन अप्रूवल बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब वो अप्रूवल देगा, या 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, विच एवर इज अर्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बड़े अच्छे से एक बार बना लीजिए फास्ट। चलिए बच्चों, बात करते हैं गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखिए अगर फॉरवर्ड चार्ज का केस है तो जो भी डेट ऑफ इनवॉइस है या डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। सर डेट ऑफ इनवॉइस तो समझ में आ गई, ये क्या? डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड। तो यहां आपने पढ़ा था कि मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस, तो आप निकालेंगे कि सेक्शन 31 के हिसाब से मैक्सिमम कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो सपोज आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है 30 अगस्त, बट यहां आपका जो इनवॉइस है वो इशू हो जाना चाहिए था 24 अगस्त तक, ठीक है, एज पर द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। या डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब अर्लियर ऑफ क्या? पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, जिस दिन उसे आपके वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है या आपने उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला है, हो सकता है आप कैश में ले रहे हो। तो डेट ऑफ पेमेंट है अर्लियर ऑफ पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट या एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी दोनों में से जल्दी होगा। सपोज ये थी आपकी 1 सितंबर और ये थी आपकी 8 सितंबर, दोनों में से अर्लियर क्या है? 1 सितंबर, तो दैट विल बी डेट ऑफ पेमेंट। और तीनों में से जो भी अर्ली है उसको हम क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज 24 अगस्त, ठीक है। बहुत सिंपल सा एक 3 नंबर का क्वेश्चन इस पे देखने को मिलता है, आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, उसमें आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक में भी होंगे, उससे भी आप कर सकते हैं। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद वाउचर एक्सचेंजेबल फॉर गुड्स। अगर आपके पास कोई वाउचर है जिससे आप गुड्स खरीद सकते हैं तो उस केस में क्या होगा? अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास डोमिनोज के वाउचर है या किसी ऐसे ब्रांड के वाउचर हैं, सपोज प्यूमा के वाउचर हैं या नाइकी के, आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के ही गुड्स जाके खरीद सकते हो। तो सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, मतलब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के ही गुड्स खरीद सकते हैं एट द टाइम ऑफ इशू। तो जिस दिन वो वाउचर इशू हुआ है वो ही सप्लाई मान ली जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अदर केस, सपोज आपके पास पेटीएम का वाउचर है जिससे आप मल्टीपल चीजें ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पीटर इंग्लैंड की शर्ट ही लेनी है, आप उससे कुछ भी ब्रांड के, मल्टीपल ब्रांड्स के गुड्स ले सकते हैं। तो उस केस के अंदर जो डेट ऑफ रिडम्पशन है वो मान लिया जाएगा कि टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो एट द टाइम ऑफ इशू, बट सप्लाई अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है, अदर केस का मतलब सिंपली अगर मैं बोलूं तो क्या है? सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल, सप्लाई जो है वो आइडेंटिफिएबल नहीं है, ठीक है। तो उस केस के अंदर डेट ऑफ रिडम्पशन मान लिया जाए। क्लियर? इसके बाद अगर रेजिडुअल केस है तो उसमें क्या होगा? तो हमें देखना है कि रिटर्न फाइल अगर की गई है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, बट अगर उसके अलावा कोई केस है तो डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सपोज कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है, अब उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया लेकिन उसका टर्नओवर बहुत हाई है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, वो बिना जीएसटी के ही काम चला रहा था। रेड हुई, जीएसटी डिपार्टमेंट ने सारे रिकॉर्ड्स निकाले, खंगाले, और उस केस के अंदर उसकी जीएसटी लायबिलिटी डिसाइड हुई कि आपको मोटा मोटा से 5 करोड़ पे जीएसटी जमा करवाना है। तो उसके इसमें
जो टाइम ऑफ सप्लाई है, ना वो फॉरवर्ड में आता है, ना रिवर्स में आता है, ना वाउचर में आता है, वो रेजिडुअल में आएगा, रिटर्न उसने आज तक फाइल किया ही नहीं। तो उस केस के अंदर उसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई है, जिस दिन वो 5 करोड़ रुपए का जीएसटी जो डिपार्टमेंट ने निकाला है वो जमा करवा देगा, माना जाएगा कि वो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है। तो देखिए एग्जाम के लिए सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो सामने चार्ट है सिंपल, और इसी से आपका क्वेश्चन होगा। फॉरवर्ड चार्ज, डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। वाउचर है, सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन इशू हुआ, सप्लाई नॉट आइडेंटिफिएबल है तो जो डेट ऑफ रिडम्पशन है। रेजिडुअल केस है, रिटर्न फाइल हुई है तो ड्यू डेट, अदर केस है तो डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। सिंपल सी चीज। तो ये था आपका सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड, ठीक है। और डेट कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए वो सेक्शन 31 में जो हमने देख लिया। फटाफट इसको एक बार सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए अब देखते हैं रिवर्स चार्ज में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा। तो अर्लियर ऑफ डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ गुड्स मतलब जिस दिन जो रिसिपिएंट है ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, उसको जिस दिन गुड्स रिसीव होंगे वो डेट, या जो भी डेट ऑफ पेमेंट है जो कि उसी तरीके से निकलेगी, अर्लियर ऑफ पेमेंट क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट या एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर। अब ये 31st डे का क्या कॉन्सेप्ट है? सपोज जो डेट ऑफ इनवॉइस है वो 110 है, तो इसमें आप 31st डे देखेंगे कि कौन सा आएगा। देखिए बहुत सिंपल है, आप इसमें 31 डेज ऐड कर दीजिए। तो 31 डेज करके जो तारीख आती है दैट कम्स आउट टू बी 111, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स या डेट ऑफ पेमेंट या 31st डेट फ्रॉम विच इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर, जो भी तीनों में से अर्लियर होगा, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज हम उसे टाइम ऑफ सप्लाई लेंगे। समझ में आई बात? तीनों इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो ओवर होता है। चलिए अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर आपने देखा डेट ऑफ इनवॉइस, डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड और डेट ऑफ पेमेंट। आप खुद बताओ हमें तीनों में से अर्लियर लेना है। अगर इनवॉइस 10 अगस्त को इशू हुआ, इनवॉइस 20 अगस्त तक इशू हो जाना चाहिए था और डेट ऑफ पेमेंट 1 अगस्त है। इनवॉइस से पहले पेमेंट का मतलब क्या होता है कि सामने वाली पार्टी ने आपको एडवांस दे दिया, नहीं तो जनरली तो इनवॉइस इशू होने वाली डेट पे या उसके बाद ही पेमेंट होती है। अगर उससे पहले पेमेंट हो गई तो वो एक तरह से क्या हो गया, एडवांस हो गया। तो इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है, ध्यान से देखिए। नो जीएसटी ऑन एडवांसेस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए कोई एडवांस आपको मिला है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये एग्जेम्पशन है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में आपको ये 3 चीजें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो डेट ऑफ पेमेंट का रोल तब आता है जब एडवांस मिले, और एडवांस को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इन द सेंस 1 अगस्त को देखने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट आपको जीएसटी जो फॉरवर्ड चार्ज के केस में देना है वो देना है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या डेट अप टू विच इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम में प्रोविजन आप पूरा लिखेंगे और उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख के आएंगे, नो जीएसटी ऑन एडवांस रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, इन शॉर्ट इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज दिस विल अप्लाई। लिख के आपको पूरा आना है, ये पूरा लिखना है ऐसे। अच्छा, इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे टाइम स्केल डायग्राम बनाना एग्जाम में अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये पूरा लिखेंगे आप, और उसके बाद अपना कंक्लूजन लिख के आएंगे। समझ में आई बात? श्योर। फॉर द टाइम बिंग इसे एग्जेम्पशन दे रखी है। इसके बाद बहुत सिंपल सी चीज है रिवर्स चार्ज को लेके। इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज इफ टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट का पता नहीं लग रहा या डेट ऑफ इनवॉइस का नहीं पता लग रहा, कोई भी कारण से अगर वो डिटरमाइन नहीं हो सकती, तो इन दैट केस जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो मान लिया जाएगा डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। मतलब जो रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई है उसकी बुक्स में उसकी एंट्री कब डली है उस सप्लाई को रिसीव करने की, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन ये तब जब टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तभी ऐसा होगा। समझ में आई बात? श्योर। तीसरा केस, एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। सपोज इनवॉइस की पेमेंट लेट हुई तो उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज किया आपने, या लेट फी चार्ज किया, पेनल्टी चार्ज करी।
अपने डेटर से फॉर डिलेड पेमेंट, तो डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन इन वैल्यू, वो जो है टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इसी के साथ जो स्पेशल पॉइंट थे टाइम ऑफ सप्लाई के वो भी अब कवर होते हैं। मेन चीज़ ध्यान रखनी है फॉरवर्ड चार्ज को लेके, रिवर्स चार्ज में अगर एसर्टेनेबल नहीं है, वैसे ऐसी चीज़ होती नहीं है, बट अगर नहीं है तो डेट जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने एंट्री डाली, और इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी चार्ज करी तो जिस दिन उसका अमाउंट मिला है। फटाफट इसको एक बार सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज। पहले आपने देखा था इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, अब देखते हैं कि इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट सर्विसेज के केस में क्या है। तो टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर कोई इंश्योरेंस या बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं तो 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, 45th डे तक जो है मैक्सिमम इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी सर्विस है तो मैक्सिमम 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस जो इनवॉइस है वो इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, सर्विसेज के केस में। अब अगर सिजेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब सपोज कोई ऑडिटर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था या कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी और उसे बीच में ही रोक दिया गया, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल हो गया, तो इनवॉइस टू बी इशूड व्हेन सप्लाई सीजेस, तो जितना भी काम हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो भी इनवॉइस इशू किया गया है, तो जैसे ही सप्लाई सीज कर दी गई, रोक दी गई, उसी दिन जो है इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अदरवाइज जिस दिन सप्लाई ऑफ सर्विस कंप्लीट हो गई उसके 30 दिनों तक का टाइम है इनवॉइस इशू करने का। समझ में आई बात? अब आप कहेंगे सर इसमें वही डेट क्यों नहीं रखी जिस दिन सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि देखिए सर्विसेज के केस में क्या होता है, जनरली आप देखेंगे एक सेटिस्फेक्शन टाइम दिया जाता है कि अगर आपको 30 दिन का या 40 दिन का टाइम दिया जाता है कि आपको ना पसंद आए तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, हम उसे एडजस्ट कर देंगे या लाइक दैट, तो इसीलिए वो 30 और 45 डेज यहाँ पर दिए गए हैं। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे अगर आपका टेलीफोन कनेक्शन जो है पोस्ट पेड है तो एक कंटिन्यूस सप्लाई है वो, येस और नो। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में क्या होगा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, आपको ये देखना है कि जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो एसर्टेनेबल है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। अगर येस तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अगर एक ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल नहीं है तो इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट व्हेन सप्लायर रिसीव्स पेमेंट, जब भी उसे पेमेंट मिलती है उस दिन या उससे पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, सपोज आपने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया 3 साल का, 3 साल में ये कंस्ट्रक्शन पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए और जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे पेमेंट मिलेगी। 10% काम हुआ तो 10% पेमेंट मिल जाएगी, जिस दिन 50% काम हो जाएगा उस दिन 50% पेमेंट मिल जाएगी। तो पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो इनवॉइस टू बी इशूड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। तो जो जो डेट्स आपने सेट करी हैं, सपोज आपने 10%, 25%, 50%, 80% और 100%, ये 4 सेट किया कि 10% काम होगा तो पेमेंट मिलेगी, 25% पे मिलेगी, 50% पे, 80 पे और 100% पे। तो इनवॉइस इशू होगा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। एक इवेंट ये है, 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 जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो जब वो इवेंट कंप्लीट हो रहा है उस दिन या उससे पहले तक जो है मैक्सिमम इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। तो ये ज़्यादा सिंप्लीफाइड है एज कम्पेयर टू सप्लाई ऑफ गुड्स।